अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामाईन। उर्दू कहानी चैनल में खुशामदीद। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो उर्दू कहानी को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। हेनरी जॉर्ज का जहन आजकल अजीबोगरीब ख्यालात की आमाज का बना था। उसे हर वक्त ये एहसास होने लगा था जैसे वो कुछ भूल रहा है। उसकी याददाश्त खत्म होती जा रही है। वो बाहर जा रहा होता कि अचानक उसको ख्याल आता कि उसने टाई गलत जगह बांधी है। वो रुक जाता और टाई की नॉट खोलकर अपनी कमर के गिर्द लपेटने लगता। इस दौरान उसे इस चीज का एहसास न होता कि वो अजीबोगरीब हरकत कर रहा है। लोग उसकी इस हमाकत पर दिल खोलकर कह कहे लगाते। वो फिर चौंकता कि वो क्या कर चुका है। रात को जब वह बिस्तर पर लेटता तो एकदम उठ बैठता और बाहर टहलना शुरू कर देता। एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि उसने बाहर निकलकर दौड़ना शुरू कर दिया। वो पागलों की तरह दौड़ता जा रहा था कि एक कांस्टेबल ने उसको रोककर इस तरह भागने की वजह पूछी। वो बहुत हैरान हुआ। उसने अपने इर्द गिर्द निगाह डाली तो खुद को सड़क पर खड़े पाया। इस मुसीबत से वो इतना तंग आ चुका था कि उसने बाहर निकलना छोड़ दिया कि ना जाने किस वक्त दिमाग सोचना छोड़ दे और वो कोई उल्टी सीधी हरकत कर दे। आज छुट्टी का दिन था। वो कमरे में बैठा सोच रहा था कि क्यों ना आउटिंग की जाए, मगर फिर अपनी अजीबोगरीब आदत का ख्याल करके उसने अपने इरादे को खत्म कर दिया। फिर 10 बजे के करीब मिसेस वॉल्टन उससे मिलने को आई। ये एक भद्दे से नक्शो निगार वाली भारी भरकम औरत थी जिसकी आंखें गोल गोल सी थीं। हेनरी की मुलाकात मिसेस वॉल्टन से चंद रोज पेशतर बड़े अजीब तरीके से हुई। वह चिड़ियाघर में जानवरों के पिंजरे के करीब खड़ा था कि अचानक ही उसे अपने साथ किसी के बुड़बुड़ाने की आवाज सुनाई दी। हेनरी ने पलटकर देखा तो एक औरत को अपने जाने मुतवज्जे पाया। वो कह रही थी, कितनी अजीब है ना कि नाम तो चिड़ियाघर रखा है, मगर वह फिक्रा छोड़कर खामोश हो गई। मगर क्या? हेनरी ने पूछा। मुंतजमीन कहते हैं कि यहाँ हर किस्म का जानवर है, लेकिन एक आम सी चीज मौजूद नहीं, औरत ने बेजारी से कहा। वो कौन सी चीज? हेनरी की दिलचस्पी औरत में बढ़ती जा रही थी। मिस्टर हेनरी, सबसे पहले तो यहाँ कोई मकड़ी नहीं। उसकी गोल गोल आंखें हेनरी पर मरकूज थीं। मकड़ी? हेनरी के लहजे में हैरानी थी। जी हाँ, मकड़ी। औरत ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। देखिए ना, मकड़ी भी जानवर है, लेकिन इंतजामिया ने इसे कोई अहमियत नहीं दी। अगर मैं यहाँ मुलाजिम होती तो मकड़ियों के लिए एक बेहतरीन शीशे का जार मुहैया करती। उसमें मकड़ियां होती, हर किस्म की। हेनरी अजीब कैफियत से दो-चार था। क्या कहे और क्या ना कहे। वैसे वह सोच रहा था कि औरत को मकड़ी से ज्यादा ही लगाव है। बहरहाल वो टालता हुआ बोला, जी हाँ, यकीनन ये इंतजामिया वालों की गलती है। उन्हें यहाँ पर मकड़ी का इजाफा करना चाहिए। ओ माफ कीजिएगा, वो औरत चौंकते हुए बोली। हम दोनों इतनी देर से बातें कर रहे हैं, लेकिन तारुफ अब तक नहीं हुआ। मुझे मिसेस वॉल्टन कहते हैं और मुझे हेनरी जॉर्ज, उसने आहिस्ता से कहा, और फिर यहाँ वहां की बातें करने के बाद वो घर आ गया। इसके बाद तकरीबन वो मिसेस वॉल्टन को भूल गया था, मगर आज अचानक जब वो उसके घर के दरवाजे पर आ पहुंची तो वह चौंक पड़ा। चौंकना लाजमी बात थी, क्योंकि उसको याद था कि उसने उस मुलाकात में मिसेस वॉल्टन को अपने घर का एड्रेस नहीं दिया था। लेकिन अब वह यहाँ कैसे पहुंच गई? बहरहाल उसने अपना सर झटक दिया। हेनरी ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद चाय बनाने की गर्ज से किचन में चला गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद जब वह ड्राइंग रूम में चाय की ट्रे लेकर आया तो मिसेस वॉल्टन कॉर्न्स के साथ वाली अलमारी के पास खड़ी थी और अलमारी के पीछे कुछ तलाश कर रही थी। क्या बात है मिसेस वॉल्टन? हेनरी ने चाय की प्याली मेज पर रखते हुए कहा। वो कोई जवाब दिए बगैर अलमारी के पीछे कुछ तलाश करती रही। चंद लम्हों के बाद वह मायूसी से
सर को झटकती हुई कुर्सी की जाने बढ़ी। हेनरी सवालिया निगाहों से मिसेस वॉल्टन को देख रहा था। एक मकड़ी थी जिसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मिसेस वॉल्टन ने हेनरी की निगाहों का मतलब समझते हुए कहा, आप मकड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी? वह मजाकन हंसा। जी हाँ, मगर अफसोस है कि वो हाथ ना आ सकी। आपको मकड़ी से खासा लगाव है। वो क्यों? हेनरी मुस्कुराता हुआ बोला, और मुझे याद पड़ता है कि हमारी मुलाकात का सबब भी शायद एक मकड़ी बनी थी। जी हाँ मिस्टर हेनरी, आप इसे मेरा मशगला कह सकते हैं। बड़ा अजीब मशगला है। हेनरी के लहजे में ताज्जुब था। आपको इस बात पर ताज्जुब होगा कि जो लम्हे मैं मकड़ियों की रफाकत में गुजारती हूँ वो बहुत खुशगवार होते हैं। हैरत है वैसे। मेरे ख्याल में आप इस शहर की वाहिद शख्सियत होंगी जो इस किस्म का यानी मकड़ियों की रफाकत का शौक रखती हैं। जवाबन मिसेस वॉल्टन मुस्कुराकर रह गईं। हेनरी ने चाय की प्याली मिसेस वॉल्टन के सामने रख दी और दोनों खामोशी से चाय पीते रहे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो बोली, आज आपकी छुट्टी का दिन है शायद। जी हाँ, तो फिर क्यों ना कहीं आउटिंग की जाए, दिन अच्छा गुजर जाएगा। जैसा मुनासिब समझे। वो जल्द ही राजी हो गया। इस बात के मुतालिक तो पहले से उसका दिल राजी था। 11 बजे के करीब वो दोनों बाहर निकल आए। मौसम कुछ खास खुशगवार न था। किसी भी लम्हे बारिश होने के इम्कानात थे। इसी खतरे के पेश नजर वो रेनकोट भी साथ ले चुका था। वो पैदल ही एक जानिब बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते वह छोटी नहर के पुल पर आ गई। नहर का पानी तेजी के साथ बह रहा था। ये एक खूबसूरत मंजर था। नहर के साथ ही घास का मैदान था। वो दोनों एक जगह घास पर बैठ गए और बहते हुए पानी को देखने लगे। मिसेस वॉल्टन, हेनरी हल्के से बोला, क्या आप मुझे अपने इस अजीबोगरीब शौक के मुतालिक कुछ बताना पसंद करेंगी? मसलन यही कि आपने मकड़ी को क्यों पसंद किया और आपको इससे क्यों लगाव है। इस बात की कोई तो वजह होगी। जाहिर है, मिसेस वॉल्टन सर हिलाते हुए बोली, दरअसल बात यह है कि मुझे मकड़ी पसंद है। उसकी टांगों का फैला हुआ जाल, गोल गोल आंखें, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत कशिश आमेज है। मिस्टर हेनरी, शायद आप यकीन ना करें, मेरे पास 2000 के करीब मकड़ियां हैं। 2000? हेनरी हैरानी से बोला। मिसेस वॉल्टन, क्या आपको कभी कराहियत का एहसास नहीं होता? नहीं, कभी नहीं। हेनरी खामोश रहा। फिर कुछ लम्हों के बाद मिसेस वॉल्टन ही हेनरी से मुखातिब होकर बोली, क्यों ना मेरे साथ चलकर उन मकड़ियों को देखें। मैंने हर नस्ल और हर जगह की मकड़ी जमा की है। जरूर, क्यों नहीं। अब तो मेरा इश्तियाक बढ़ता जा रहा है। तो फिर वापसी पर प्रोग्राम पक्का? मिसेस वॉल्टन बोली, जी बिल्कुल। हेनरी ने तायद में कहा। इतनी देर में बारिश होने लगी। वह उठ खड़े हुए। क्यों ना एक कप कॉफी हो जाए, इस तरह सर्दी का एहसास कुछ कम होगा। हेनरी ने तजवीज पेश की। कोई हर्ष नहीं। मिसेस वॉल्टन अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखते हुए बोली। फिर वो दोनों करीबी बने कॉफी हाउस की जानिब चल पड़े। बारिश, जो कि पहले आहिस्ता थी, अब तेज होती जा रही थी। उन्होंने कॉफी हाउस में तकरीबन 1 घंटा गुजारा और इस 1 घंटे में बारिश भी खत्म हो चुकी थी। वो कॉफी हाउस से निकले और एक बस में सवार हो गए। अब तारीकी फैलने लगी थी और सूरज गरूब हो रहा था। मिसेस वॉल्टन का घर फॉरेस्ट कॉलोनी की तरफ था, जो शहरी मज़ाफ़ात से काफी हटकर था। बस फॉरेस्ट कॉलोनी के स्टॉप पर रुकी। वो दोनों उतरे और एक जानिब बढ़ते चले गए। वो रहा मेरा मकान। मिसेस वॉल्टन एक जानिब इशारा करते हुए बोली। हेनरी ने हाथ की सिम देखा। कुछ दूर एक काफी बड़े मकान का हेवला दिखाई दिया। जल्द ही वो दोनों इस मकान तक पहुंच गए। मिसेस वॉल्टन दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। फिर जो ही हेनरी ने उनके पीछे अंदर दाखिल होने को कदम रखा, उसे महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग उसका साथ छोड़े जा रहा है। वो घबरा गया और रुक गया। क्या बात है हेनरी, तुम रुक क्यों गए? मिसेस वॉल्टन उसको रुकते हुए देखकर बोली।
शायद मैं अपनी कार को लॉक करना भूल गया हूँ। वो कार? मगर हम तो यहाँ बस पर आए थे। मैं कार नहीं लाया। वो यकीन दिलाने वाले लहजे में बोला। मिसेस वॉल्टन हैरानी से उसके चेहरे को देख रही थी। हेनरी पलटा और अपनी कार को तलाश करने के लिए यहाँ वहां देखने लगा, लेकिन वहां कोई कार होती तो दिखाई देती। वहां तो कुछ भी ना था, बस दूर दूर तक तारीकी और सन्नाटे का राज था। हेनरी मकान में दाखिल हुआ और बोला, वाकई मैं अपनी कार नहीं लाया था। मिसेस वॉल्टन के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें पुरस्कारियत थी, किसी मकड़ी के जाल की तरह। आइए ना, वह हेनरी को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए बोली। हेनरी उसके पीछे पीछे चलने लगा। डेवरी में सेम की वजह से बदबू फैली थी। एक बंद दरवाजे के सामने वो रुकते हुए बोली, पहले मैं आपको अपना स्टॉक दिखा दूं, फिर दूसरी बातें करेंगे। हेनरी अब खुद को ठीक महसूस कर रहा था। उसे अपनी पिछली बातें बिल्कुल याद न थीं। मिसेस वॉल्टन दरवाजा खोल चुकी थी। वो कमरे में दाखिल हुए। एक बड़ा सा कमरा जिसमें लंबी लंबी मेजें कतारों में पड़ी थीं और मेजों पर बहुत से शीशों के जार पड़े थे जिनमें मकड़ियां थीं। मिसेस वॉल्टन की आंखें चमक रही थीं। वो एक एक मर्तबान की जानिब बढ़ी और बोली, यह है स्याह मकड़ा। इसे मैंने जितनी मेहनत से हासिल किया, इसके मुतालिक ना ही पूछें तो बेहतर है। हेनरी ने सिर्फ सर हिला दिया। मिसेस वॉल्टन एक और मर्तबान की जानिब बढ़ी। ये सफेद मकड़ी है, जनूबी अमेरिका में कसरत से होती है। इसी तरह मिसेस वॉल्टन मुख्तलिफ जार में बंद मकड़ियों के मुतालिक बताती जा रही थी। हेनरी भी दिलचस्पी के साथ उनके मुतालिक सुन रहा था। अचानक वो ठठक कर रह गया। उसकी आंखों में हैरत के शदीद तासुरात उभर आए। दूसरे ही लम्हे वो एक जार के जानिब उंगली से इशारा करते हुए बोला, अरे इतनी बड़ी मकड़ी। उसके लहजे में खड़खड़ाहट सी थी। ये मिसेस वॉल्टन मुस्कुराते हुए बोली, ये बड़ी अजीब मकड़ी है। इसे मैं आज तक खुद भी नहीं समझ सकी। मिसेस वॉल्टन जार में पड़ी एक जर्द रंग की मकड़ी पर निगाहें मरकूज करते हुए बोली, मगर ये मकड़ी आपने पकड़ी कहां से? वो मकड़ी को घूरते हुए बोला। फिर अचानक वह चौंक पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मकड़ी बेजान है। उसमें कोई हरकत नहीं, कोई जुम्बिश नहीं। ओह, शायद ये तो मर चुकी है। नहीं मिस्टर हेनरी, ये जिंदा है। मिसेस वॉल्टन ने जल्दी से कहा, आम हालात में यह मुर्दा दिखाई देती है, मगर यह जिंदा भी हो जाती है। मेरे स्टॉक में यह सबसे अजीबो गरीब मकड़ी है। फिर तो बहुत हैरानी की बात हुई। वो हैरानी जाहिर करते हुए बोला, और मेरे मालूमात में इजाफा भी हुआ है। इसके बाद वो आगे बढ़े। तमाम कमरे में फिरने के बाद जब वो वापस पलटने लगे तो बेइख्तियार हेनरी की निगाहें उस बड़ी मकड़ी के जार पर पड़ी। इस मर्तबा उसके जहन को झटका सा लगा, क्योंकि जार बिल्कुल खाली था। ये क्या? यानी वो गायब हो गई? हेनरी मिसेस वॉल्टन को मुतवज्जे करते हुए बोला, छोड़िए मिस्टर हेनरी, किन बातों में पड़ गए? मैंने कहा था ना, ये बहुत अजीबो गरीब है। यह खुद ब खुद गायब हो जाती है और फिर वापस आ जाती है। अब हेनरी को कुछ कुछ खौफ खाए जा रहा था। वह जल्द अज जल्द इस मकान से निकलना चाहता था। कमरे से बाहर निकलते ही वो बोला, अच्छा मिसेस वॉल्टन, अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर कभी मुलाकात होगी। मेरा ख्याल था कि तुम डिनर खाकर जाओगे, लेकिन मिसेस वॉल्टन मुझे काफी देर हो चुकी है, फिर कभी सही। जैसे तुम्हारी मर्जी। मिसेस वॉल्टन ने शाने उचकाए। गुड नाइट, हेनरी ने कहा और आगे बढ़ गया। गुड नाइट, जवाबन मिसेस वॉल्टन ने कहा, और फिर हेनरी के जाते ही उसके होंठों पर मकड़ी के जाल की तरह एक और गहरी और पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। दूसरे ही लम्हे उसके हलक से एक कहकहा सा उबला, एक शैतानी कहकहा। हेनरी तेजी के साथ चलता जा रहा था। कॉलोनी से बाहर निकलकर एक वसी मैदान से गुजरना पड़ता था और इस वक्त वो उसी मैदान से गुजर रहा था।
رات اس وقت بہت تاریک ہو چکی تھی، اتنی تاریک کہ چند گز کے فاصلے پر پڑی چیز بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بارش ہونے کی وجہ سے زمین پر کیچڑ سا پھیل چکا تھا۔ ہنری دوڑنے کی حد تک تیز چل رہا تھا۔ اس کا ذہن مسز والٹن کی مکڑی میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک ہنری چونکا۔ اسے اپنے رین کوٹ کی جیب میں کسی چیز کے چلنے کا احساس ہوا۔ وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ پھر بہت پھرتی کے ساتھ اس نے اپنا رین کوٹ اتار کر پھینک دیا۔ کچھ خوف اور سردی کی وجہ سے وہ کانپ رہا تھا، پھر آگے بڑھ گیا۔ لیکن ابھی چند قدم ہی آگے چلا تھا کہ اپنی کوٹ کی جیب میں کسی چیز کے رینگنے کا احساس ہوا۔ وہ بوکھلا کر رہ گیا، پھر کوٹ بھی جلدی سے اتار کر پھینک دیا۔ اب وہ ایک پینٹ اور قمیض میں ملبوس تھا۔ سرد ہوا اس کے جسم سے ٹکراتی جا رہی تھی۔ کوٹ پھینکنے کے بعد وہ دوبارہ دوڑا، لیکن پھر وہ اچھل پڑا اور زمین پر گر گیا، کیونکہ اب کی بار اسے پینٹ کی جیب میں اسی قسم کا احساس ہوا تھا۔ دہشت سے اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ اتنی دیر میں اسے اپنے چہرے پر ایک جال سا پھیلتا محسوس ہوا۔ اس کا ہاتھ تیزی سے اپنے چہرے کی جانب بڑھا۔ وہ ایک مکڑی تھی، زرد سی مکڑی جس کی لمبی لمبی ٹانگیں اس کے پورے چہرے کو ڈھانپے ہوئی تھیں۔ اس کی گول گول آنکھیں تاریکی میں چمک رہی تھیں۔ ہنری نے مکڑی کو اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا اور زمین پر گر گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل منٹوں میں باہر آ جائے گا۔ اس کی قوت مدافعت کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ مکڑی جو کہ چہرے پر چھا چکی تھی، اب وہ رینگتی ہوئی چہرے سے گردن کی جانب بڑھ رہی تھی، اور پھر اس کی ٹانگیں ہنری کی گردن میں پیوست ہو گئیں۔ ہنری کو سانس لینے میں تکلیف ہوئی۔ پھر اس کی حلق سے ایک دردناک چیخ بلند ہوئی، کیونکہ مکڑی کی ٹانگیں اس کی گردن میں اترتی جا رہی تھیں، جیسے اس کی گردن موم کی ہو۔ درد کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھیانک انداز میں پھیل چکی تھیں۔ جانکنی کا عالم تھا، چہرے پر کرب کے تاثرات تھے۔ پھر ہنری کی گردن اس کے چہرے سے علیحدہ ہو گئی۔ اس کا جسم کچھ دیر کے لیے موت کے بے رحم پنجوں میں تڑپتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا، بے جان مجسمے کی مانند۔ اسی لمحے مکڑی کے ارد گرد دھواں پھیلنے لگا۔ پھر اسی دھوئیں میں ایک شبیہ ابھری۔ وہ شبیہ مسز والٹن کی تھی۔ مکڑی نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھی۔ دھواں چھٹا اور مسز والٹن، جس کی گول گول آنکھیں بلا کی چمک رہی تھیں، اپنے ہونٹوں پر فتح کی تبسم بکھیر چکی تھی۔ پھر وہ کہا لگانے لگی اپنی کامیابی پر، شیطانی اور بھیانک قسم کے کہے جنہوں نے ماحول پر سکوت کو تار تار کر دیا۔ اسی لمحے ایک بڑا سا عقاب، جس کی آنکھیں تاریکی میں چمک رہی تھیں جیسے وہ روشن قندیلیں ہوں، پھر اس نے غوطہ لگایا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا پنجہ ہنری جارج کی کھوپڑی کو بالوں سے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ مسز والٹن کی نظر عقاب پر پڑی اور اس کے کہے یکدم رک گئے۔ اس کی ارد گرد آہستہ آہستہ دھواں پھیلنے لگا، لیکن یہ دھواں بہت ہی معمولی تھا۔ اسی لمحے فضا ایک بھاری بھرکم کہے سے گونج اٹھی۔ مسز والٹن سے چند قدم کے فاصلے پر سفید لباس میں ملبوس وجود کھڑا تھا، اور یہ 100% مردانہ وجود تھا۔ اس کی دو روشن آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ مسز والٹن، تم ہار چکی ہو، اس وجود نے بھاری بھرکم آواز میں کہا۔ تم نے ساری محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ مسز والٹن بولی، لیکن اس کے لہجے میں کمزوری آیا تھی۔ کیا کرتا؟ مجھے اس چیز کی ضرورت تھی۔ اس وجود نے شانے اچکائے۔ لیکن تم کسی اور کو اپنا شکار بنا سکتے تھے۔ آخر تم نے میرے ساتھ ہی کیوں زیادتی کی؟ اس کے وجود کے ہونٹوں پر مکار مسکراہٹ ابھری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک ہی شہر میں ہم دونوں رہیں، اور آج کے بعد ہا اس نے بھیانک کہا لگایا، آج کے بعد ہم دونوں میں سے ایک ختم ہو جائے گا۔ مجھے اعتراف ہے کہ تم نے ہنری پر بہت محنت کیا اور اس کی ذہنی صلاحیتوں کو ختم کر دیا تھا،
لیکن وہ فکرہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ عقاب ان کے سروں پر چکر لگا رہا تھا اور اپنی خونخوار آنکھوں سے ان کے جانب دیکھ رہا تھا۔ اب تم چند منٹ کے بعد ختم ہو جاؤ گی مسز والٹن، وہ بھیانک ہنسی کے ساتھ بولا، اور میں اپنے وجود کو مزید 1 سال تک رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ کھوپڑی اب میرے عقاب کے قبضے میں ہے۔ اگر آج رات تمہیں یہ کھوپڑی نہ ملتی تو تم بھی فنا ہو جاتے۔ مسز والٹن بے بسی کے ساتھ ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی، اور مجھے یہ علم ہوتا کہ تم میری طاق میں ہو تو آج میری جگہ تم بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوتے۔ ہاں مسز والٹن، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن اب میں جا رہا ہوں۔ اور تم؟ وہ فکرہ چھوڑ کر معنی خیز مسکراہٹ ہونٹوں پر پھیلا گیا۔ پھر وہ فاتحانہ انداز میں کہا لگانے لگا اور کچھ دیر میں غائب ہو گیا۔ عقاب نے ایک چکر لگایا اور پھر وہ بھی رات کی تاریکی میں روپوش ہو گیا۔ مسز والٹن کے چہرے پر خوف کے تاثرات نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ اسے کھوپڑی نہیں ملی تھی، اور اپنے وجود کو مزید 1 سال تک قائم رکھنے کے لیے وہ کھوپڑی بہت ضروری تھی۔ یہ بات وہ بخوبی جانتی تھی۔ اچانک ایک چیخ فضا میں ابھری اور پھر مسز والٹن کے چہرے پر کرب کے تاثرات پھیل گئے۔ دفعتاً اس کی آنکھوں سے خون نکلنے لگا، بالکل فواروں کی مانند، اور وہ زمین پر گر پڑی۔ اس کے ارد گرد خون تیزی کے ساتھ جمع ہو رہا تھا اور پھر مسز والٹن کا وجود اسی خون میں تحلیل ہو گیا۔